हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूथ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर पूरे देश में शोर मचा हुआ है और विपक्ष सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं रुपए की डॉलर से जो तुलना हो रही है और उसमें रुपया डॉलर के मुकाबले में 80 रुपये तक पहुंच गई है। डॉलर और रुपए के बीच का जो अंतर है, $1 80 रुपये, उससे भी कुछ ऊपर 2-3 पैसे और ऊपर चला गया है, 80.2 पैसा हो गया है। तो स्वाभाविक बात है कि देश के अर्थशास्त्री और राजनेता, जिनको सरकार पर आलोचना करने का ही जिनके पास काम है और कोई काम ही नहीं है, तो वो इस पर आक्षेप लगा रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन रुपया अब उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जी हाँ, पहले रुपया और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की जो स्थितियां थी उनकी बात करें तो हमें डॉलर के साथ ही अपना सब कुछ तय करना पड़ता था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाले जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए रुपये ने अपना रास्ता खुद बनाने का मुकाम तय कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम अब रुपये की बादशाहत स्थापित करेंगे और डॉलर का हुक्म नहीं मानेंगे। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन होने जा रहा है और इस पूरी प्रोसेस को समझ लें आप, क्योंकि आप इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे होंगे। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि रुपया अब किस रफ्तार से अपना रास्ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तय करने जा रहा है। व्यापार के मोर्चे पर जब हम रुपये के माध्यम से बात करेंगे तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रुपया अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आयात और निर्यात के लिए स्वयं अपना मार्ग तय कर रहा है। अब डॉलर में न तो भुगतान किया जाएगा और न ही डॉलर में भुगतान लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि हम अब ऐसी व्यवस्था आरंभ कर रहे हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत रुपये के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो सकेगा। भारत अपने आयात निर्यात का सेटलमेंट जब रुपये में करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक नया सिस्टम हमें देखना पड़ेगा और उस नए सिस्टम में हमें व्यापार के मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। और वो जो नया सिस्टम होगा वो होगा एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नया सिस्टम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होगा और इसी एक्ट के तहत हम इस व्यवस्था को करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो वेस्टो बैंकों के माध्यम से जो खाते खोलेगा, जो उसकी इजाज़त दे रहा है, इसके कारण आयातकों को विदेशी सप्लाई जो कर रहे हैं वो सेटलमेंट रुपए में हो सकेगा। यानी अब आप विदेशी मुद्रा के साथ लेन देन का कोई भी काम हमें दूसरे देशों की मुद्रा के साथ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दुनिया के अन्य देश भारत के इस निर्णय को बहुत महत्व दे रहे हैं और एक तरह से कहें तो अब रुपया स्वयं अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है और रुपया मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। जब रुपया आगे बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमको उन सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जिन रास्तों से होकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये की पहचान स्थापित होगी। रिजर्व बैंक ने विदेशों में व्यापार करने के लिए सीधे रुपये के आयात निर्यात की, रुपये के लेन देन की अनुमति प्रदान कर दी है और रुपये की कीमत जो है वो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट के तहत तय की जाएगी। अभी तक डॉलर से तय हो रही थी या दूसरी अन्य चीज़ों के साथ सेटलमेंट हो रहा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के बाज़ार में ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट के आधार पर रुपए का सेटलमेंट होगा। यानी अब भारतीय रुपए की कीमत डॉलर से तय होने वाली नहीं है। और इस नए सिस्टम में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि आप अभी तक जो भी बार बार कहा जाता है कि
विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया। विदेशी मुद्रा के भंडार कम होने से हमको, क्योंकि हम दुनिया में अपने इन्हीं चीज़ों विदेशी मुद्रा को दे करके या डॉलर दे करके सामान ले रहे थे, लेकिन जब दुनिया में कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुद्रा को मजबूती प्रदान कर देता है तो फिर विश्व भर में व्यापार करने वाले लोग उसी की मुद्रा को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और भारत आर्थिक दृष्टि से एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि ये बात सच है कि रूस के साथ जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारतीय मुद्रा पर अमेरिकी डॉलर ने बहुत दबाव डाला और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपये 80 रुपये तक जा पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, देश में स्थायित्व की बात करें, पैदावार की बात करें, निर्यात की बात करें, आयात की बात करें, तो इन सारे मामलों में हमारा जो स्तर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और कोविड के 2 महत्वपूर्ण वर्ष, जबकि कहीं पूरी दुनिया में थकान थी, रुकावट थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, उस समय भी भारत ने अपने आप को मेंटेन रखा और उसी का नतीजा निकला कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही रुपया डॉलर के मुकाबले में अपनी कुछ पायदान नीचे चला गया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के व्यापार को बहुत स्थान मिल रहा है। और इस स्थान के कारण हम इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि प्रतिबंध जो नया सिस्टम है उसके बाद भारत पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। अमेरिका ने तो खासतौर पर, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, अब कल ही रात को संसद की कांग्रेस की बैठक में भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को विड्रॉ कर लिया गया है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 2017 में ये प्रतिबंध लगाए गए थे और ये प्रतिबंध रूस के रेफरेंस को लेकर भारत पर लगाए गए थे, क्योंकि भारत रूस के साथ कुछ आयात निर्यात की गतिविधियां संचालित कर रहा था। अमेरिका इससे नाराज़ हो गया और अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, भारत स्वयं अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब एक शक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ है और इसलिए अब हमारे सामने अमेरिका के प्रतिबंधों को समाप्त करने की एक नई जानकारी, एक नई खुशी हमारे सामने आई है जब अमेरिका ने कहा है कि हम इन प्रतिबंधों को हटा रहे हैं। हालांकि इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर हमारे अन्य पड़ोसी मित्रों को भी मिलेगा और उसका फ़ायदा दूसरे, खासतौर पर रसिया को लेकर लगाया गया था तो रसिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भारत और उसके अमेरिका के साथ जो प्रतिबंधों की बात करें तो भारत को उसका जो खामियाजा ना भुगतना पड़ा था वो बहुत मुश्किल था। आप किसी भी देश पर अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। भारत पर प्रतिबंध तब लगा था जब अमेरिका और ईरान के बीच आपस में कच्चे तेल को लेकर के उनके बीच में कुछ तनातनी हो गई थी और उस तनातनी के कारण ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात करने वाला दुनिया का बहुत बड़ा देश है। लेकिन इसी तरह से अभी आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध अभी चल रहा है उसमें भी अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। तो भारतीय कंपनियां भी रूस से उत्पाद खरीदने में नाकाम रही है, क्योंकि प्रतिबंध लग गया तो भारत को भी वहां से आयात करने की छूट नहीं मिली। और व्यापार तो आप जानते ही हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो लेन देन के प्रोसेस पर चलता है और भारत का जो व्यापार है वो डॉलर से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से भारत भी आर्थिक दृष्टि से इससे बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन भारत ने वैकल्पिक तौर पर बहुत सारे कदम उठाए। तात्कालिक रूप से जो प्रतिबंध लगे थे उसके बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को मेंटेन किया और नतीजा ये है कि भारत इस युद्ध में जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है उसमें प्रतिबंधों के कारण यूरोप उनसे सामान नहीं खरीद पा रहा, लेकिन कच्चा तेल भारत ने रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीदा और इस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ग्लोबल मार्केट में सीधे रुपए को ट्रेडिंग करने का सिस्टम तैयार किया और इस तरह से अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो
भारत और यूक्रेन के दबाव के बावजूद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे भारत का स्थिति में सुधार हो रहा है और रुपया मजबूती उस तरह से तो नहीं है, डॉलर से आप तुलना करेंगे तो मजबूती नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो सुधार हुआ है। सुधार के लक्षण जो अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि विदेशी जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले जो निर्यातक देश हैं उनमें उनके बैंक, उनके जो निर्दिष्ट बैंक हैं वहाँ पर वेस्टो खातों में जो राशि जमा होगी वो भारतीय रुपए में भुगतान किया जाएगा। यानी अब आपको डॉलर लेकर नहीं देना पड़ेगा, उन्हें डॉलर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ एक वेस्टो बैंक खाता होगा, भारत का रुपया उस खाते में जमा होगा, उस देश के खाते में, और वहाँ से हम सामग्री को आयात कर सकेंगे। निर्यात दर जो है वो व्यापारिक जो भागीदार देश हैं हमारे, उनके बीच में विनिमय दर बाजार की दर से तय हो जाएगी। यानी रुपया अगर हम मान लीजिए इजराइल से कोई सामान खरीद रहे हैं, या फिर हम मान लीजिए जापान से कोई सामग्री खरीद रहे हैं, या उनको निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट तय होगा उसके आधार पर होगा। लेकिन दुनिया में अब हम सब जगह रुपए में भुगतान करने की स्थिति में आ गए हैं। इसके साथ साथ भारतीय निर्यातक जो हैं वो विदेशी आयातकों से निर्यात के बदले भारतीय रुपए में एडवांस प्राप्त कर सकेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। भारत जो सामग्री निर्यात करता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय एक सिस्टम बना हुआ है, एक कायदा बना हुआ है कि बहुत सारी सामग्री ऐसी होती है जिसमें निर्यातक पहले एडवांस लेता है। तो भारत से जो सामग्री निर्यात की जाएगी, यहाँ के जो निर्यातक होंगे उन निर्यातकों को भी भारतीय मुद्रा में रुपया एडवांस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से व्यापार के लेन देन में बैंक गारंटी की अनुमति होगी, और समय समय पर जो फेमा द्वारा प्रावधान किए गए हैं उन फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत को एक्सेप्टेंस के माध्यम से प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। तो ये जो शामिल करने की जो स्थिति है, इसके कारण भारत को अब भारत यूँ कह सकते हैं आपकी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और इस भूमिका से जो ग्लोबल मार्केट में जो स्थिति आने वाली है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली होगी। आप ये देख लें कि अभी तक जो चीन का दबदबा हुआ करता था पड़ोसी देश का, अब वो हम लगभग उस स्टेज पर पहुंचने वाले हैं जब हम चीन को आर्थिक जगत में सीधी चुनौती देने के हैसियत पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि चाइना के रेफरेंस को अगर हम बात करें तो चीन ने श्रीलंका के उदाहरण के साथ आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी एग्रेसिव मार्केटिंग की है और जहाँ जहाँ उन्होंने दबाव बनाकर अपना पैसा लगाया और वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े किए, अधिकांश देशों में चीन को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उन देशों से चाइना को वैसा रिफंड नहीं मिला जिसकी उम्मीद कर रहे थे। और श्रीलंका तो आप देख ही रहे हैं, करप्ट हो गया, अर्थव्यवस्था उसकी समाप्त हो गई है। यही हालत नेपाल का है, यही हालत पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, मालदीव का है, दूसरे जितने भी अन्य देशों में जहाँ जहाँ चीन इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, छोटे देशों को अपने ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं। तो एक भागीदार देश के रूप में जो अप्रूवल प्रोसेस है उसमें भी अगर हम बात करें तो भागीदार देश के रूप में बैंक जो है विशेष INR वेस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए भारत में एक AD बैंक से संपर्क करेंगे, और AD बैंक व्यवस्था में डिटेल के साथ रिजर्व बैंक से उसका अप्रूवल प्राप्त करना पड़ेगा। और स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट खोलने पर AD बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि हाई रिस्क और नॉन कोऑपरेटिव क्षेत्रों में अपडेट होने पर FAT का सार्वजनिक वक्तव्य दिया जाए, और बैंकों को किसी देश का यह अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिस पर FTF अकाउंट का उपाय किया जाता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक अप्रूवल जो प्रोसेस है, एक रिजर्व बैंक ने अप्रूवल प्रोसेस को अपने साथ रखा है, और इस तरह से हम दोनों देशों के बीच के, खासतौर पर विश्व के जो अन्य देश हैं उन देशों के साथ जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए की सुनिश्चितता तय करेंगे तो हमें इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। यद्यपि इसकी चुनौतियां हम समझ लें, क्योंकि अगर हमने इस प्रोसेस में किसी भी तरह की गलती की और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हम बहुत
उमंग और उत्साह के साथ चले गए और हमने मान लीजिए रुपए में व्यापार करना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रुपए की रेट तय होगी वो दूसरे देशों के साथ उसका तौर तरीका तय होगा। तो रुपए में व्यापार करना केवल मात्र उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आप रुपए में, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर से आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं तो ठीक है, डॉलर के साथ हम अपना जो ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेड का जो सिस्टम है उस पर काम नहीं करेंगे, हम रुपए में भुगतान करेंगे। लेकिन मित्रों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू किन किन बातों से तय होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, टेक्नोक्रेट होने चाहिए, आपके पास उन्नत तकनीक होनी चाहिए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में सोने का भंडार होना चाहिए, गोल्ड, रिजर्व गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में रिजर्व गोल्ड के आधार पर ही उस देश की अर्थव्यवस्था को आंका जाता है। तो भारतवर्ष को भी इस दिशा में सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे जो श्रमिक जो विदेशों में जाके एक्सपर्ट स्किल्ड लेबर जो काम करते हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अगर वो लगातार अपना पैसा भारत में भेजते रहेंगे तो भारत की मुद्रा मजबूत होगी, गुणवत्तापूर्ण निर्यात करेंगे तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो समझ लीजिए कि आपकी कीमत कब बढ़ती है, दुनिया में डिमांड हो और आप सप्लाई करने में आनाकानी करते रहें। दुनिया आपके माल के पीछे दीवानी हो जाए और आपको मुंह मांगे कीमत पर चुकाने के लिए तैयार हो जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन जो है, क्वालिटी प्रोडक्शन, वो हमको करने की आवश्यकता होगी। तो क्वालिटी प्रोडक्शन चाहिए हमें। इसके साथ साथ हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार करने की हमको आवश्यकता होगी। भारतीय नागरिकों को अपने बैंकों के जैसे तजुर्बे हैं, आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे तजुर्बे नहीं हैं हमें अपने बैंकों के अंदर जिस तरह से डीलिंग किया जाता है कस्टमर्स के साथ, ऐसा ही बिहेवियर अगर हम अपने विदेशी कस्टमर्स के साथ करेंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, हम अच्छे ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना आवश्यक है कि हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ, दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ जो व्यापार करना है वो व्यापार अपनी सामान्य तौर पर अच्छी नीति के साथ व्यापार करने की आवश्यकता होगी। और आप ये भी मानकर चलें कि हम जो काम करने जा रहे हैं उन काम के अंतर्गत रुपया अपने जगह पर विभिन्न प्रकार से अपने प्रोसेस को आगे खड़ा कर लेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तुलनात्मक रूप से व्यापार के दृष्टि से अगर हम बात करें तो व्यापारिक तौर पर हमको अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत को लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप मानवीय आधार पर ही नहीं, तकनीकी आधार पर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर जिन जिन क्षेत्रों में भारत की कंपनियां निवेश करेंगी वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत का इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट सिस्टम मजबूत होगा तो हम रुपए को अपने आप में अपना बॉस बनाने में कामयाब होंगे। रिजर्व बैंक इस दिशा में जो पहल कर रहा है वो भी आरंभिक तौर पर है, लेकिन इस आरंभिक तौर पर जो किया जा रहा है काम, उस काम को हमें समझना पड़ेगा। आरंभिक तौर पर चुनौतियां होंगी हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय जगत के दबाव होंगे और प्रतिस्पर्धा भी सामने होगी। आप ये मत समझिए कि डॉलर से हम छुटकारा पा करके स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही हम अपना व्यापार खड़ा कर देंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और डॉलर जिस पुख्ता व्यवस्था के साथ आगे खड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसका हम असर देख रहे हैं। वो निर्यातक के रूप में टेक्नोलॉजी में उनकी धाक है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो हैं उनकी रेटिंग में भी अमेरिका सबसे ऊपर रहता है। तो जाहिर बात है कि अमेरिका सहित अन्य देशों को ये अच्छा नहीं लगेगा। हमें फैसला मिला है, जो सबसे बड़ी खुशी मिली है वो हमें मिली है रूस से। रूस ने हमारे इस व्यवस्था को समर्थन दिया है और रूस ने ये कहा है कि हम भारत के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एशिया में कम से कम हम बहुत जल्दी अपनी ग्रिप बना लेंगे एशियाई देशों पर, लेकिन आर्थिक दृष्टि से केवल एशियाई देशों पर ग्रिप बनाने से या एक्सपोर्ट कर देने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक हम यूरोप और अफ्रीकन देशों के साथ अपने
माल को निर्यात करके और रुपए की मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, तब तक रुपया उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाएगा जिसकी हम आज सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। लेकिन अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम शुरुआत हुई। कहते हैं कि जब आपातकाल आता है तो नए विचार और नए थॉट भी आते हैं। रूस के और यूक्रेन के युद्ध के दरमियान और पिछले 4-5 वर्षों से भारत पर जो प्रतिबंध लगे थे, उसके कारण ये थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि अब समय आ गया है जब रुपए को अपनी कीमत पर, अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। और इसी प्रोसेस के कारण बहुत सारी चीज़ों में नीतिगत बदलाव हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत अब दवा निर्यातक देशों की सूची में बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। अभी तक भारत में जो दवा का मार्केट था, दवा बनाने का जो हम काम कर रहे थे, उसमें चीन से हम, चाइना से हम कच्चा माल आयात कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया और अब कच्चा माल भी हम अपने बनाने लगे, तो 60% से ज़्यादा दवाओं का कच्चा माल अपने देश में बनने लगा। और हम पूरी दुनिया में जो सप्लाई, ग्लोबल लेवल पर जो दवा की सप्लाई है, उसमें तकरीबन 30 से 32% सप्लाई करने का काम भारत को प्राप्त हो गया है। वैक्सीन की बात करें तो 60% वैक्सीन भारत द्वारा सप्लाई की जा रही है। तो एक तरह से हम कहें कि ये एक छलांग लगाने की दिशा में कदम बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। रुपया मजबूत होगा और आप कल्पना करें किसी दिन, आज जो तुलना डॉलर के साथ रुपए की जा रही है, आने वाले दशक में, 1 दशक में, 2 दशक के बाद आप कल्पना करें कि किसी दिन विदेशी मुद्राओं की तुलना भारतीय रुपए के साथ की जाए और लोग कहें कि साहब डॉलर और रुपए के बीच में अब अंतर सिर्फ इतना सा रह गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये और आर्थिक दृष्टि से जो सुधार होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अब नए पायदान पर खड़ी दिखाई देगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले मेरे दोस्तों को मेरा आग्रह है कि आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में या फिर सामान्य ज्ञान के जानकारी के तौर पर हमारी यूथ पाठशाला में लगातार जुड़ें और ऐसे उन सारे नए मुद्दों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे जिन पर आपको नई जानकारियाँ चाहिए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।